student. Today I will discuss exercise 1B. First of all, I will teach you that in last exercise 1A, you have learned that how to take proportional, directly proportional, and how you can get the constant value. So in this question number 4 of exercise 1B, each of following equations state two variables which are directly proportional to each other. कि हमने ऐसे दो वेरिएबल ढूंढने हैं जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दो वेरिएबल से भी मतलब ये है x और y भी हो सकते हैं, y और x भी हो सकते हैं। तो इसी तरह हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि पार्ट a इज इक्वल y इज इक्वल टू 4x²। जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि y इज इक्वल टू 4x² आप एज इट इज लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, इसमें से कांस्टेंट को सेपरेट कर लेना है। इसके साथ जो वेरिएबल है, वेरिएबल को आप इधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास y/x² आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर 4 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि 4 इज अ कांस्टेंट, देन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। तो इसको मैंने वर्डिंग में लिख दिया है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। इसी तरह जो इसका पार्ट b है, पार्ट b आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3√x। जब इसका सॉल्यूशन लेंगे तो आपने कांस्टेंट को यहाँ पर सेपरेट कर देना है और √x को यहाँ डिवाइड कर दें तो आपके पास ये 3 जो है कांस्टेंट आ जाएगा और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √x के। इसी तरह आप बाकी इसके पार्ट भी कर सकते हैं C और D। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस क्वेश्चन इज गिवन एज क्वेश्चन नंबर 5, इफ z² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ and z is equal to 8 when x is equal to 4, find the values of z when x is equal to 9। सबसे पहले आपने देखना है कि इन दोनों का रिलेशन आपने इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे करना है। कि अगर सॉल्यूशन में हम ये लिख देंगे if z is directly proportional to x³। ये बात आप जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने से आपके पास कांस्टेंट आता है एंड x³ आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर k और x³ इसके साथ वैसे एज इट इज आएगा। तो आपने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप z की वैल्यू पुट करेंगे 8 और x की वैल्यू पुट करेंगे 4। z अगर आपके पास 8 है तो x आपके पास 4। जब आप 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 का 64 आएगा और 4 का जब आप क्यूब लेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर होगा 64। 4 4 the 16, 16 4 the 64. So you can write here 64 in the bracket, and we have to calculate the value of k. So we will divide 64 on both sides. 64 will cancel and here is remaining is 1. So k is equal to 1। आपके पास जो k की वैल्यू आई है वो है k is equal to 1। अब आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास x गिवन है। यूजिंग इक्वेशन a z² is equal to kx³। z की वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो k आप फाइंड कर चुके हैं, k इज इक्वल टू 1 है और x³ आपके पास x की वैल्यू आपके पास 9 दी गई है तो आप 9 यहाँ पर पुट कर देंगे और ऊपर क्यूब।
9 के क्यूब जब आप देंगे तो 9 बेसिकली आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ के साथ, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 दा 81, 81 9 दा 9 9 एंड 8 9 दा 72, 729। इट्स मीन 729। इसका आंसर आएगा कि जेड स्क्वायर है। हमने फाइंड करना था जेड की वैल्यू, जेड स्क्वायर में नहीं, तो आप बोथ साइड पर अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आप जानते हैं कि जब स्क्वायर होगा और अंडर रूट ये कट जाएंगे और जेड आपके पास आ जाएगा। जब आप 729 के अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है 2 to the 4 and 3 to the 9, आप 2 to the 4 करेंगे, 7 4 3, ये नीचे आ जाएगा 2 2 4। अब आप कोई ऐसे टेबल चूज करेंगे जब हम 4 के साथ कोई ऐसे टेबल लिखें जो इन दोनों पर डिवाइड हो रहा हो। 9 9 का 81 नहीं, ये भी जा रहा, 3 3 का 9, तो 7 7 का 49, 7 7 का 49 को यहाँ पर कैरी आ जाएगा, और 7 4 का 28 और 4 32। इट्स मीन कि हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और इधर भी 7 लिखेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 27। ये मेथड आपके लिए न्यू है और आपने पहले इसको कभी स्टडी नहीं किया, तो इसीलिए ये आपके लिए न्यू लगेगा। आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप किसी भी स्क्वायर को कोई भी वैल्यू तो आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. So you have to solve question number 7 on your copy, and if you have any difficulty then you can ask in the next video. So question number 8 I will do. So our next question is question number 8. I am reading that given the mass mg of a sphere is directly proportional to the cube of its radius r is given as centimeter. Copy and complete the table. This is the table that is written in your book, but it is incomplete. You can see that these boxes are empty, that's why we have to fill that what will come here and here, so we have to complete it. And now look at here, if m is directly proportional to r, as written in your book that mass is directly proportional to cube of its radius r, cube of its radius r. It means r is holding as a cube, so m is directly proportional to r cube. In this way, so what you have to do, आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी और यहाँ पर r क्यूब वैसे ऐसे चीज़ आ जाएगा। और अब आप देखेंगे कोई एक ऐसा कॉलम ले जिसमें दोनों वैल्यूज हो। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर r की वैल्यू भी गिवन है और n की वैल्यू भी गिवन है। बाकी आप कोई भी ऐसा कॉलम देखेंगे उसमें यहाँ पर r की वैल्यू गिवन है लेकिन n की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे कि n की वैल्यू गिवन है r की नहीं है। तो इसीलिए मैं इन दोनों वैल्यूज में ले रहा हूँ। इसमें r की वैल्यू हमारे पास 1.5 है और m की वैल्यू 6.75। तो मैं ऐसे करूँगा कि इस अबव इक्वेशन में इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा m की वैल्यू 6.75 के r की वैल्यू पुट कर दूंगा 1.5 होल क्यूब। So whenever I will divide this is a cube, so you have to put here cube. Now you can see that whenever you will divide this, first of all you have to take the cube of this 1.5, then divide 6.75 from this value. So you will get the result as k is equal to 2. k आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 होगी और आपने इसको चेक कर लेना है।
और अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करें तो आपके पास a क्या है 2 और r क्यूब, ये आपके पास इक्वेशन b बन गई है। अब आप इसको यूज करेंगे और बाकी जितनी भी अननोन वैल्यूज हैं आप उसको फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर r की वैल्यू 0.2 गिवन है और m की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम इस पहले कॉलम को फिर दूसरे कॉलम को फाइंड करेंगे, तीसरे और फिर दिस इज 4 एंड 5। सबसे पहले हम r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2, r इज इक्वल टू 0.2 होल क्यूब। जब आप 0.2 का क्यूब लेंगे तो आपके पास 0.8 आंसर आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.016। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 2 to the 4, 0.0 to the 0, 0 to the 0 and 0, 0. So now you have to multiply again 0.2, 4 to the 8, 0, 0, 0, and 0.08 will be the answer. So you have to correct it. Now you will see that when you will multiply this and you will get the result 2 multiply 0.008, 0.016, 16 is the answer of first column. Next you can find also that here is mass is given but r is not given. You have to put in this equation and you will get the result. I hope you have understand that it is very easy as you can do. So first of all, what you have to do, make here the equation that m directly proportional to r cube. जब आप ऐसे कर लेंगे तो ये आपने पहले सीखा हुआ है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। कांस्टेंट मालूम करना था तो हमने ऐसी दो वैल्यूज ली जो नाउन थी हमारे पास, जैसे कि 1.5 और 6.75। आप यहाँ पर 6.75 पुट करेंगे और यहाँ पर 1.5 पुट करेंगे और जब आप इसका क्यूब और इस पर जब आप इसका क्यूब लेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा k = 2। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन a को आपने यूज करते हुए m = 2r क्यूब, 2 आपने कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर k अननोन था तो आपने 2 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब आप देखें कि अब आप किसी को भी सॉल्व कर लें, जैसे कि पहला कॉलम है, फिर दूसरा, तीसरा और पांचवा। आप इसमें से पहले इसको कर लें तो बेहतर है। r = 0.2 लेंगे आप, r आप लेंगे 0.2 और मास हमने फाइंड करना है। तो r की जगह मैंने ये 0.2 लिखा और इसका जब क्यूब लिया तो ये आंसर है 0.008। और इसी तरह मास अननोन था तो मास की वैल्यू जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये आपका आंसर होगा। इसी तरह कॉलम 2 को भी सॉल्व करें, कॉलम 3 को भी और 5 को भी। जब आप सॉल्व करें तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लें। तो इसके आंसर कुछ इस तरीके से होंगे कि दूसरे का जो आंसर होगा हमारे पास पहले का 0.016 एंड द नेक्स्ट आंसर इज 0.5 and the third one answer will be 0.7 and 0.686 and the fifth answer will be 1.8. So you have to verify this answer and you can do it. So next our question is question number 9. In question number 9, during a certain period in the life of an earthworm, its length L is centimeter directly proportional to square root of n. So, as question number 9 is, during a certain period in the life of an earthworm, its length L centimeter is directly proportional to square root of n. First of all, as in this question,
L centimeter is directly proportional to square root n. इसके बाद आप ऐसा करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप हटाएंगे तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी और अंडर रूट वैसे आपके पास एज इट इज रह जाएगी। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वेयर n इज द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ, 1 hour after an earthworm is born, its length is 2.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर है, सो n will be the 1. So you have to understand this statement that n is equal to 2.5 centimeter and n is equal to 1. So you have to put it here in this equation A. n is equal to 2.5 के आपने फाइंड करना है और n is equal to 1. So under root 1 always is equal to 1. So don't worry about it. K value will be 2.5 सेंटीमीटर। आपके पास जो K की वैल्यू आएगी वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब आप देखें इसका पार्ट 1, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग L एंड N। आपने फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन बनानी है जो कनेक्ट कर रही है L और N को। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन A को यूज करते हुए L इज इक्वल टू K की वैल्यू आप क्या रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर अंडर रूट n, और ये आप शो करिए कि L और N को ये कनेक्ट करिए और यही आपकी इक्वेशन बन सकती है। पार्ट 2 में देखें कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन earthworm 4 hours आफ्टर इट्स बर्थ। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है, और इसमें आपको जो नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं वो कितने हैं 4। अब आप इसको यूज करते हुए इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। आप इक्वेशन बी का नाम दे दें इसको, और वो इक्वेशन आपकी है, तो आप इसको यूज करते हुए आप L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। L की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ ये दोबारा इक्वेशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन L इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। 2.5 अंडर रूट 4 ऑलवेज इज इक्वल टू 2 टू द 2 5 the 10, 2 to the 4 and 5, 5.08 means 5। तो लेंथ आपके पास कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन earthworm to grow to a length of 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर और n आपको फाइंड करना है कि कितना ग्रो कर पाएगा। तो अब आप जो मैंने पहले इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन ये थी कि L इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट n। इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे L की वैल्यू क्या है आपके पास 15 और 2.5 अंडर रूट n को आप एज इट इज रहने देंगे। अब आप क्या करेंगे 2.5 को डिवाइड करेंगे, 15 divided by 2.5, here will be n value. So you have to divide 15 upon 25, you will get the result and n is equal to, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ इस तरह से। अब आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। सो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपके पास अंडर रूट n is equal to 6। सो अंडर रूट n आप कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे,
ये अंडर रूट एन और स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगा 6 6 36। ये आपके पास रिजल्ट होगा। इस थर्ड पार्ट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपके पास जो वैल्यू दी है वो 15 सेंटीमीटर और एन आपने फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन के बाद इक्वेशन ए के बाद मैंने इक्वेशन बी बनाई थी और बी कुछ इस तरह से थी कि एन इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट एन। अब आप क्या करेंगे कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एज इट इज वैसे रहने दें और जिसकी वैल्यू आपको गिवन दी गई है उसको यहाँ पर लिख दें। एन की वैल्यू कितना है 15 इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट एन। अब आप ऐसा करेंगे 2.5 को जब डिवाइड कर दें तो आप जब आप इस दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 6। और इसके आप देखेंगे यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट एन है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं। ये हमेशा बात याद रखें कि जब भी आप अंडर रूट को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड लेंगे। आप यहाँ भी स्क्वायर लें इधर भी स्क्वायर लें तो दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 36 आपका ये आंसर आएगा। सो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 you have to do and I have solved this question that you can easily do all the question of this exercise. Jazakallah.